रात के ठीक 2 बजे दिल्ली के एक पुराने पीजी की तीसरी मंजिल पर रखा टीवी अपने आप चालू हो गया। कमरे के अंदर से हल्की नीली रोशनी बाहर आ रही थी, लेकिन डराने वाली बात यह थी, उस कमरे में रहने वाली लड़की 3 दिन पहले ही गायब हो चुकी थी। सीसीटीवी फुटेज में वो आखिरी बार सीढ़ियां चढ़ते हुए दिखाई दी थी, लेकिन नीचे उतरते हुए कभी नहीं। फिर सवाल सिर्फ एक था, अगर रिया उस कमरे में नहीं थी तो हर रात टीवी कौन चला रहा था? दिल्ली एक ऐसा शहर जहां हर रोज हजारों लोग सपने लेकर आते हैं। कुछ लोग उन सपनों को पूरा कर लेते हैं और कुछ लोग उसी भीड़ में कहीं खो जाते हैं। रात के लगभग 9:30 बजे थे। हल्की बारिश हो रही थी, सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई थी और दूर कहीं मेट्रो गुजरने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसी भीड़ के बीच एक लड़की बस से नीचे उतरी। उसके हाथ में एक छोटा सूटकेस था, पीठ पर बैग और आंखों में एक नया सपना। उस लड़की का नाम था रिया शर्मा, उम्र 22 साल। रिया पहली बार अपने छोटे शहर से निकलकर दिल्ली आई थी। उसे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिली थी। सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके लिए वही शुरुआत बहुत बड़ी थी। उसने एक ऑटो रोका। शांति गर्ल्स, पीजी चलोगे? ऑटो वाला बिना कुछ बोले चल पड़ा। बारिश अब थोड़ी तेज हो चुकी थी। ऑटो की छोटी सी खिड़की से बाहर देखते हुए रिया दिल्ली की रात को महसूस कर रही थी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, नियन लाइट्स, भीड़ और एक अजीब सा शोर। लगभग 20 मिनट बाद ऑटो एक पुरानी सी बिल्डिंग के सामने रुका। लोहे के गेट के ऊपर टेढ़ा लटका हुआ बोर्ड था, शांति गर्ल्स पीजी। रिया ने ऊपर देखा। बिल्डिंग थोड़ी पुरानी लग रही थी। अंदर का माहौल बाहर की सड़क से बिल्कुल अलग था, बहुत ज्यादा शांत। इतना शांत कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी सामने अंधेरे कॉरिडोर से एक आदमी बाहर आया। करीब 45 साल उम्र, पतला शरीर और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। नई एंट्री हो? रिया थोड़ा चौंकी। जी, रिया शर्मा। मैं महेश हूं, यहां का केयरटेकर। महेश ने धीरे से उसका सूटकेस उठाया। आओ, तुम्हारा रूम ऊपर है। रिया उसके पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगी। सीढ़ियों की लाइट बार बार झपक रही थी। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, सब जगह कमरे बंद थे। कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही वो तीसरी मंजिल पर पहुंचे, रिया को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दूर खड़ा उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा। कॉरिडोर खाली था, सिर्फ ट्यूबलाइट की हल्की आवाज गूंज रही थी। महेश एक दरवाजे के सामने जाकर रुक गया। दरवाजे पर सफेद रंग से लिखा था, रूम 17। अगर कुछ चाहिए हो तो नीचे ऑफिस में बता देना। महेश जाते जाते अचानक रुका, फिर धीरे से बोला, और हां, रात में अगर बाहर आवाजें सुनाई दें तो दरवाजा मत खोलना। रिया ने हैरानी से पूछा, क्यों? महेश हल्का सा मुस्कुराया। यहां लड़कियां रात में मजाक करती रहती हैं। इतना कहकर वो चला गया। दरवाजा बंद होते ही कमरे में फिर वही अजीब सा सन्नाटा फैल गया। रिया ने गहरी सांस ली। चलो, नई जिंदगी शुरू। उसने अपना सामान सेट किया, कपड़े अलमारी में रखे, फोन चार्ज पर लगाया और बेड पर बैठ गई। बाहर बारिश लगातार हो रही थी। थोड़ी देर बाद उसने टीवी ऑन किया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ आवाज आ रही थी, तस्वीर नहीं। रिया ने टीवी बंद कर दिया। रात अब और गहरी हो चुकी थी। करीब 12 बजे। रिया सोने की कोशिश कर रही थी। तभी टक 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 किसी के चलने की आवाज, जैसे कोई उसके कमरे के बाहर धीरे धीरे चल रहा हो। रिया ने आंखें खोली। आवाज फिर आई, टक टक टक। अब की बार आवाज उसके दरवाजे के बिल्कुल पास आकर रुक गई। रिया धीरे से उठी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गई और कांपती आवाज में बोली, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ कुछ सेकंड की खामोशी। फिर अचानक कॉरिडोर की ट्यूबलाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में रिया को ऐसा लगा जैसे दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई दिखाई दी। दिल्ली आए हुए रिया को लगभग 1 हफ्ता हो चुका था। धीरे धीरे उसकी नई जिंदगी शुरू होने लगी थी। सुबह ऑफिस, शाम को वापस पीजी और रात में लैपटॉप पर फ्रीलांसिंग का काम। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन सिर्फ ऊपर से, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रिया
एक अजीब चीज महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे कोई हर समय उसे देख रहा हो। ऑफिस जाते समय, मेट्रो स्टेशन पर, यहां तक कि पीजी के कॉरिडोर में भी। पहले उसने इसे नजरअंदाज किया। उसे लगा शायद नई जगह का डर होगा, लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। उस दिन ऑफिस से लौटते वक्त बारिश बहुत तेज हो रही थी। रिया जल्दी जल्दी पीजी पहुंची और सीधे अपने कमरे में चली गई। रात के करीब 11 बजे थे। पूरी बिल्डिंग लगभग शांत हो चुकी थी। रिया अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी, तभी अचानक उसके कमरे की लाइट हल्की सी झपकी, फिर दोबारा, और फिर पूरी लाइट चली गई। ओ नो! रिया ने फोन की टॉर्च ऑन की। कमरे में सिर्फ फोन की सफेद रोशनी रह गई। बाहर बारिश की आवाज लगातार गूंज रही थी। तभी टक 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 कदमों की आवाज। धीरे धीरे कॉरिडोर में कोई चल रहा था। रिया एकदम शांत हो गई। आवाज उसके कमरे के बाहर आकर रुक गई। कुछ सेकंड तक बिल्कुल खामोशी रही। फिर धीरे से दरवाजा खटखटाया गया। थक थक। रिया का दिल तेज धड़कने लगा। उसने धीरे से पूछा, कौन है? बाहर से जवाब आया, मैं महेश हूं, सब ठीक है ना? रिया ने राहत की सांस ली। हाँ, लाइट चली गई बस। महेश कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अगर डर लगे तो नीचे ऑफिस में आ जाना। उसकी आवाज सामान्य थी, लेकिन फिर भी रिया को अजीब लग रही थी, जैसे वो जानबूझकर धीरे बोल रहा हो। रिया ने दरवाजा नहीं खोला। ठीक है। कुछ सेकंड बाद कदमों की आवाज दूर चली गई। रिया वापस बेड पर बैठ गई, लेकिन अब उसका काम में मन नहीं लग रहा था। उसने फोन उठाया और अपनी मां को कॉल लगा दिया। हाँ बेटा, कैसी है? रिया कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, मम्मी, मुझे ये जगह थोड़ी अजीब लग रही है। क्यों? क्या हुआ? रिया जवाब देने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर दरवाजे के नीचे गई। कॉरिडोर की लाइट वापस आ चुकी थी और उसी रोशनी में उसे किसी की परछाई दिखाई दी। कोई दरवाजे के बिल्कुल बाहर खड़ा था। रिया का गला सूख गया। मम्मी, बाद में कॉल करती हूं। उसने तुरंत फोन काट दिया। कमरे में अब बिल्कुल सन्नाटा था। रिया धीरे धीरे दरवाजे के पास गई। परछाई अब भी वहीं थी, बिल्कुल बिना हिले। रिया ने हिम्मत करके अचानक दरवाजा खोल दिया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। पूरा कॉरिडोर खाली पड़ा था। सिर्फ ट्यूबलाइट की हल्की आवाज गूंज रही थी। रिया कुछ सेकंड तक बाहर देखती रही। फिर उसने धीरे से दरवाजा बंद किया, लेकिन जैसे ही वो पलटी, उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसका टीवी अपने आप चालू हो चुका था। स्क्रीन पर सिर्फ न्यूज चैनल की टूटती हुई आवाज आ रही थी। रिया ने रिमोट उठाया और टीवी बंद कर दिया। लेकिन उसी समय उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, दरवाजा मत खोला करो। रिया की सांस रुक गई। उसने तुरंत नंबर पर कॉल लगाया, लेकिन नंबर स्विच ऑफ था। अब रिया सच में डर चुकी थी। उसने पूरी रात कमरे की लाइट ऑन रखी, लेकिन उसे नींद नहीं आई। हर थोड़ी देर बाद उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके कमरे के बाहर रुककर खड़ा है। अगली सुबह रिया ऑफिस नहीं गई। उसने अपनी दोस्त नेहा को कॉल किया। मुझे लगता है कोई मुझे फॉलो कर रहा है, नेहा ने हंसते हुए कहा। तू ज्यादा क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखती है? रिया भी हल्का सा हंसी, लेकिन उसके चेहरे पर डर अब भी साफ दिखाई दे रहा था। उस रात रिया ने आखिरी बार अपनी मां को फोन किया। समय था रात 11:47। उसकी आवाज कांप रही थी। मम्मी, अगर मैं कल तक कॉल ना करूं तो। लेकिन अचानक कॉल के बीच में एक आवाज सुनाई दी, टक टक टक, जैसे कोई फिर उसके कमरे के बाहर चल रहा हो। रिया चुप हो गई। रिया, क्या हुआ बेटा? फोन पर उसकी तेज सांसें सुनाई दे रही थी। फिर धीरे से रिया ने सिर्फ इतना कहा, कोई बाहर है, और उसी सेकंड कॉल कट गई। उस रात के बाद रिया का फोन कभी दोबारा ऑन नहीं हुआ। रिया के गायब होने के 3 दिन बाद आखिरकार पुलिस पीजी पहुंची। इंस्पेक्टर अर्जुन ने सीधे रूम नंबर 17 का दरवाजा तोड़वाया। कमरा अंदर से खाली था, लेकिन टीवी अब भी चालू था। बेड के पास रिया का टूटा हुआ फोन पड़ा था। फोन में आखिरी रिकॉर्डिंग सेव थी। रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई दे रहा था, टक टक टक। फिर रिया की डरी हुई आवाज, कौन है? और उसके बाद एक आदमी की धीमी आवाज, दरवाजा खोलो। इंस्पेक्टर अर्जुन ने तुरंत पूरी बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज चेक करवाई।
फुटेज में रिया आखिरी बार रात 11:52 पर तीसरी मंजिल पर जाती दिखाई दी, लेकिन उसके बाद वो कभी नीचे नहीं उतरी। अब शक सीधे पीजी के केयरटेकर महेश पर गया। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। पहले महेश बार बार कहता रहा, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जब पुलिस ने उसका फोन चेक किया तो उसमें से रिया की डिलीटेड फोटोज और मैसेजेस मिले। अब महेश पूरी तरह घबरा चुका था। कुछ देर बाद उसने सच कबूल कर लिया। उस रात वो रिया के कमरे में पैसे चुराने गया था। रिया ने उसे पहचान लिया। दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई और उसी दौरान रिया का सिर टेबल से टकरा गया। महेश डर गया। उसने सबूत छिपाने के लिए टीवी चालू छोड़ा, रिया का फोन तोड़ा और कमरे को बाहर से लॉक कर दिया ताकि सबको लगे कि वो अंदर है। पुलिस ने उसी रात महेश को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जाते जाते इंस्पेक्टर अर्जुन ने रूम नंबर 17 की तरफ एक आखिरी बार देखा। टीवी अब बंद था, पूरा कमरा शांत था, लेकिन उस कमरे का सन्नाटा आज भी उस पीजी में रहने वाले लोग नहीं भूल पाए।